हाँ भी बच्चों, आज अपने बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। देखिए, अपने बायोलॉजी आज शुरू ही कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है 11वीं क्लास बायोलॉजी से रिलेटेड, और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। ठीक, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको पता भी हो सकता है, जो साइंस है उसमें अपने मेनली दो स्ट्रीम है, बायो और मैथ। साइंस में दो स्ट्रीम चलती है भी, या साइंस के अपने यहाँ पर दो पार्ट है, बायो और मैथ। बायो के अंदर जो अपने पढ़ते हैं वो एक तो होगी बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। और मैथ में मैथ और बाकी दोनों सेम, यानी जो बायो लेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और जो मैथ लेंगे वो पढ़ेंगे मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, यानी आप चाहे बायो लो चाहे मैथ लो, दो सब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये बायो स्ट्रीम का हो गया और मैथ स्ट्रीम का हो गया। अब देखिए, अपनी बात करेंगे ओनली बायोलॉजी की, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, तो अपने सिर्फ बायोलॉजी पर ही फोकस करेंगे। और आज अपने शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, जो बायोलॉजी वर्ड है ना, बायोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई थी बायोलॉजी से। लिखूंगा तो आपको पता चलेगा ऐसे। ये भी बायोलॉजी, बोलने में तो दोनों सेम ही होंगे, बायोलॉजी बायोलॉजी, लेकिन अंतर आपको मिल गया होगा, यहाँ पर आई है और यहाँ पर वाई है। ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, ये बायोलॉजी वर्ड, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? बायोलॉजी से। और ये लैटिन वर्ड है भी, क्या है? लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। लीनियस आपने नाम सुना होगा, ये लैटिन साइंटिस्ट थे। तो जो लैटिन साइंटिस्ट थे जैसे कि लीनियस, इन्होंने ये टर्म दी थी बायोलॉजी, और बाद में इसका रूपांतरण होकर बायोलॉजी बन गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बायोलॉजी का? देखिए, बायोलॉजी में दो वर्ड है। यहां पर आप देखोगे तो बायोलॉजी में दो वर्ड है, पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो है वर्ड, यह वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब अपने कह सकते हैं जीव, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी अध्ययन। लॉजी वर्ड तो वैसे आया है, कुछ जगह लोगोस लिखा होता है, कुछ जगह लोगस लिखा होता है। ठीक है, ये जो लॉजी वर्ड है ना, ये किससे है? लोगोस या लोगस। कुछ किताबों में ये लिखा मिल सकता है, ये ठीक है, कुछ किताबों में ये दोनों लैटिन वर्ड है, और इनसे बना है लॉजी। ठीक है, तो लॉजी वर्ड की उत्पत्ति लोगस या लोगोस से हुई है, लोगोस या लोगस से, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। बायो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। बायो का मतलब यहाँ पर अपने लेंगे जीव, यानी ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ? जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, बायोलॉजी। ठीक है,
बायोलॉजी की क्या परिभाषा होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? बायोलॉजी। तो हिंदी में भी लिख देता हूँ, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो ये आपको बायोलॉजी का मतलब पता चल गया है अभी। अब देखिए, ये जो टर्म थी ना बायोलॉजी, ये तो जो लैटिन साइंटिस्ट थे, लैटिन साइंटिस्ट जैसे कि लिनियस, उन्होंने दी थी। ये टर्म किसने दी थी? ये जो टर्म है, अपने तो इसी टर्म को लिखते हैं नॉर्मली, ये लिखते हैं, तो बायोलॉजी की जो अपने स्पेलिंग लिखते हैं वो ये लिखते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी टर्म किसने दी थी? ये वाली, ये तो मैंने बता दिया, लैटिन साइंटिस्ट जैसे कि लिनियस वगैरह ने दी थी ये टर्म। ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी थी लेमार्क। किसने? लेमार्क और ट्रीविरेनस, दो साइंटिस्ट अभी। लेमार्क एंड ट्रीविरेनस। लेमार्क एंड ट्रीविरेनस। तो बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क एंड ट्रीविरेनस ने, ठीक है। आगे देखिए, अपने बात करते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सी शाखाएं हैं, या बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, बायोलॉजी में अपने क्या क्या पढ़ते हैं, वो भी अपने देख लेते हैं। देखिए, बायोलॉजी की मोटे तौर पर तो 3 ही शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3। तो मैं ये ऊपर लिख देता हूँ आपको थोड़ा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और मोटे तौर पर मैंने आपको 3 शाखाएं बताई हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का मतलब भी बता दिया, जीवों का अध्ययन। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिए, मेनली 3 ब्रांच है। पहली है बॉटनी, दूसरी जूलॉजी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। मुख्यतः 3 ब्रांच है, और भी है लेकिन मुख्य 3 है। अब देखिए, यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। मैंने आपको ये बताया कि बायोलॉजी टर्म किसने दी, तो 2 साइंटिस्ट बताए थे, ट्रीविरेनस और लेमार्क। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है वो भी अपने देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल। अब बात करते हैं बॉटनी की। तो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आप ये लिख सकते हो, थोड़ा सा ही लिख देता हूं मैं।
थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी कौन हो गया अभी? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु ही है भी, कौन है? अरस्तु, ठीक। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, ये कौन है भाई? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले अपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं, और इनमें अपनी बात करें हम फादर, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु एरिस्टोटल, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अगेन अरस्तु, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, ठीक। ये अब इन शाखाओं में अपने पढ़ते क्या हैं? ये तो फादर हो गए इनके, जो मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं तो फादर हैं इन ब्रांचेस की। लेकिन ये जो ब्रांचेस है, ये जो ये शाखाएं हैं, इनमें अपने किस प्रकार की विषय वस्तु पढ़ते हैं, अपने किन की स्टडी करते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन बॉटनी में करेंगे। जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन। और माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो पहले अपने ये जो ब्रांचेस हैं इनके फादर देखे थे कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो ब्रांचेस हैं इनका मतलब देख रहे हैं। तो बॉटनी से तात्पर्य स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन, जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, और फिर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये चीजें आ गई भी। आगे देखिए, कुछ और ब्रांचेस भी है, अपने उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, या मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी इसका मतलब होता है आकारिकी का अध्ययन। यानी कोई भी जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका कोई ना कोई स्वरूप होता है, ठीक है। जैसे आम का पेड़ है, उसका एक स्वरूप है, आप पहचान सकते हो कि आम का पेड़ है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी स्तनधारी है, कोई भी जाति है, जैसे भेड़ बकरी, प्रत्येक जाति के जो जीव है उनकी एक मॉर्फोलॉजी होती है, उनका एक स्वरूप होता है, ठीक है। जैसे मानव की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या जाएगा, कान, नाक, आँख। इस तरीके से प्लांट की बात करें तो पत्तियाँ कैसी है, पत्तियों किस प्रकार लगी हुई है, पत्तियों की शेप कैसी है, तना कैसा है, तना हरा है या भूरा है, तना हार्ड है या थोड़ा सॉफ्ट है, रूट्स कैसी है, वो सब किस में आता है, मॉर्फोलॉजी में, यानी आकारिकी का अध्ययन। आगे पढ़ते हैं अपने एनाटॉमी।
एनाटॉमी का मतलब है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, जैसे ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है और आपने इसका बहुत ही बारीक सेक्शन काट लिया ब्लेड से। इस प्रकार आपने इस प्रकार इस लीफ का बहुत ही पतला सेक्शन काट लिया और फिर इस सेक्शन को आपने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो अपने को ये जो लीफ है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा कि जो लीफ है इसमें कितने प्रकार के टिश्यू है, किस प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब अपने किस में करते हैं, एनाटॉमी में। ठीक है, आगे देखिए भी, फिर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी हिंदी में कहते हैं औतिकी। औतिकी मतलब जो उत्तक है, उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू, या जो उत्तकों की आंतरिक संरचना है, उत्तक किस प्रकार के सेल से निर्मित है। ठीक है, उत्तक के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक, उत्तक की शेप कैसी है, ठीक है, उत्तक किस प्रकार का है। जैसे आपने पढ़ा है संयोजी उत्तक कैसे वगैरह पढ़े हैं ना। ठीक है, संयोजी उत्तक हो गया, और एपिथेलियल टिश्यू भी आपने पढ़े हैं, उपकला उत्तक। तो ये सब अपने किस में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में, औतिकी। आगे देखिए, आगे आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी देखिए, सेल बायोलॉजी में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिका अंग है, वो सब किस में आएगा, सेल बायोलॉजी में। इसके अलावा जो सेल है उसमें क्या मिलता है, डीएनए, आरएनए वगैरह भी मिलता है। सेल के अंदर डीएनए आरएनए भी मिलता है। तो डीएनए आरएनए की स्टडी भी सेल बायोलॉजी में ही आ जाती है, क्योंकि वो भी सेल का पार्ट है। सेल बायोलॉजी का मतलब सेल के अंदर जो कुछ है ना, जैसे आपने पढ़ा है कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रितलोक होता है, उसमें डीएनए मिलता है कोशिका में। ठीक है, कोशिका में डीएनए मिलता है, ठीक, आरएनए मिलता है। ये सब यानी जो एक सेल में है, जो एक कोशिका से रिलेटेड है, वो सब किस में आएगा, सेल बायोलॉजी। कहने का मतलब है सेल बायोलॉजी तो बहुत बड़ी ब्रांच हो गई है। ठीक है, सेल बायोलॉजी में तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे है फिजियोलॉजी। अगली ब्रांच क्या है, फिजियोलॉजी, हिंदी में कहते हैं कारिकी। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे शरीर में या हमारी कोशिकाओं में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है, अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है। ठीक, उपापचयी क्रियाएं मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव रासायनिक क्रियाएं। तो हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं
या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, यहाँ तक कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये सारी उपापचय क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण हो गया, वो भी उपापचय क्रिया है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो गया, ठीक है। हमारे शरीर में वसा अमीनो अम्लों का निर्माण हो गया, ठीक है। या हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण भी होता है। तो हमारे शरीर में अनेक बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है, और इनको अपने कहते हैं उपापचय क्रियाएं। तो इन क्रियाओं का अध्ययन अपने किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में। किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में। जैसे कि रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण। और यह ऑक्सीकरण क्रमिक रूप से होता है, यानी इसमें कई रिएक्शन चलेगी, एक के बाद एक। पहली रिएक्शन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और कंटिन्यू या क्रमिक रूप से कई रिएक्शंस होती है। तो ये रेस्पिरेशन किस में आ गया? फिजियोलॉजी में। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस है, आपको पता है प्लांट भोजन बनाते हैं। अब भोजन को एक ही रिएक्शन में नहीं बनता, कई रिएक्शंस होती है, कई रिएक्शन चलती है क्रमिक रूप से, और अंत में जाकर भोजन बनता है, ठीक है। यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और फोटोसिंथेसिस में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो ये सब अपने किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में, ठीक है, फिजियोलॉजी में। अब प्लांट फिजियोलॉजी भी होती है और एनिमल फिजियोलॉजी भी होती है, ठीक है। तो वो आप आगे देखोगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी में एक एग्जांपल और बता दूं कि आपको पता है कि जो ब्लड है ना, वो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। ब्लड गैसों के आदान प्रदान में सहायक है, ठीक है। हमारे विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। और शरीर में या कोशिकाओं में जो CO2 बन रही है ना, उसको फेफड़ों तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये सब भी अपने किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जंतुओं में जो अपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे, हार्मोन्स किस प्रकार काम करते हैं, ठीक है। चाहे प्लांट हार्मोन हो, चाहे एनिमल हार्मोन हो, ठीक है। यानी आपने मानव में भी अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा है, और पादपों में आपने हार्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर पादपों की बात करें तो वो हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है ना, वो प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा। और जब मानव की बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की, तो वो चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी में आ जाएगा या ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाएगा। तो इस तरीके से है। आगे देखिए, आगे जेनेटिक्स 9 नंबर। जेनेटिक्स हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। और आपको पता ही है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। अब जेनेटिक्स में अपने क्या करते हैं या पढ़ते हैं? देखिए, जेनेटिक्स भी ब्रांच है एक बायोलॉजी में, और जेनेटिक्स में अपने ये पढ़ते हैं कि हमारे जो लक्षण है वो किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। कौन सा पदार्थ है जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, और लक्षणों का जो संचरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किस प्रकार होता है। यानी हमारी त्वचा का रंग है, बालों का रंग है, हमारी हाइट है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है?
आपको पता ही है, वर्तमान में तो अपने को पता ही है कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। ठीक है, तो लक्षणों का नियंत्रण या लक्षण जो है उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार हो रही है। ठीक है, तो लक्षणों का नियंत्रण और लक्षणों की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है वो सब अपने किस में देखते हैं, जेनेटिक्स में। लक्षणों का संचरण कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी आपके 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियों जो 5 उंगली वाली जो सूचना है ना वो आपके माता पिता से आप में आई है। ठीक है, आपके दादा में 5 उंगलियां थी, आपके पिता, और फिर ठीक इस तरीके से अपवाद स्वरूप कई जगह हो सकता है 6 उंगलियां, वो म्यूटेशन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण, वो असामान्य बात है, अपने नॉर्मल बात कर रहे हैं। इसी प्रकार 2 आंखें हैं, ठीक है, आपके दादाजी की भी 2 आंखें थी, पिताजी की भी थी और आपके ही है। तो इस प्रकार ये लक्षणों का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है ना। ठीक है, लक्षण का मतलब होता है कि कोई भी मतलब जो अपने को प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, लक्षण है। जैसे आपको स्किन दिखाई दे रही है, स्किन का कलर लक्षण है, और किडनी आपको दिखाई नहीं देती लेकिन है, किडनी अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके माता पिता में, आपके जो दादा हैं उनमें भी 2 किडनी थी। ठीक है, तो 2 किडनी की सूचना डीएनए में है, यानी मानव के अंदर कितनी किडनी होगी वो सूचना किस में है, डीएनए में है, और ये सूचना ट्रांसफर हो रही है। दादा से आपके पिताजी आए, उनमें भी 2 किडनी, ठीक, फिर उनसे आगे आप आए, उनमें भी 2 किडनी। तो ये लक्षण इस तरह बहुत सारे हो जाते हैं। दांतों की संख्या भी एक लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण आपको मिल कहां से रहे हैं, माता पिता से। ठीक है, जो अपने पेरेंट्स हैं उनसे मिल रहे हैं, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। तो लक्षणों का मतलब हो गया कि वे सब जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या तो सीधे दिखाई दे जाए, जैसे स्किन का कलर है ये आपको बाहर से दिखाई दे जाएगा, या जो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तब दिखाई दे जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, लक्षणों को परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है कि लक्षण क्या है, बस आप इसको महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो कि 2 आंखें ये भी एक लक्षण है, मानव का एक लक्षण हो गया। आपके 2 हाथ है ये भी एक लक्षण है, 2 पैर है ये भी एक लक्षण है। आपकी स्किन का कलर, बालों का कलर, ठीक है, आप में एलिमेंट्री कैनाल है, आपके अंदर किडनी है, आपके अंदर लीवर है, यकृत है, ये सब लक्षणों में आते हैं। ठीक है, और इन लक्षणों की सूचना किसमें है, या इन लक्षणों को अभिव्यक्ति या नियंत्रित कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लक्षण क्या है, परिभाषित करना मुश्किल है लेकिन हमने समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले कि आपके अंदर अग्नाशय ग्रंथि मिलती है, तो ये भी आपका लक्षण है। आपके दादा पिताजी में ये ग्रंथि थी, ठीक है, अगर उनमें नहीं होती ना तो फिर अपने में भी नहीं होती, उनमें थी, ये एक लक्षण है, और ये लक्षण संचरित हुआ है, यानी हमारे में भी अब अग्नाशय है, और ये काम कौन कर रहा है, लक्षणों का संचरण या लक्षणों की व्यक्ति, डीएनए। तो ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ बायोलॉजी का, बाकी करते हैं अपने कल।